नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूं मैं आयशा। खबर विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से काशीपुर के 25 करोड़ 19 लाख रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार काशीपुर के समग्र विकास और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के तहत 2 प्रमुख चौराहे के सौंदर्यकरण, काशीपुर रामगढ़ मार्ग के निर्माण कार्य, आधुनिक ओपन जिम और प्राधिकरण कार्यालय भवन का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर को औद्योगिक और व्यवसायिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अनेक परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित लोहिया हेड हेलीपैड और कैंप कार्यालय में जनता व जनप्रतिनिधि से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाने पर जोर दिया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जनपद में अभियान चलाकर 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल नगर पालिका को 5 नए कूड़ा वाहन सौंपे और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीमताल पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगर में कूड़े के बेहतर निस्तारण और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों को स्वच्छता के लिए आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध करा रही है, ताकि शहर और पर्यटन स्थलों को साफ सुथरा रखा जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल झील परिक्षेत्र में पौधारोपण कर झील सौंदर्यकरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत झील किनारे बागे वलिया के पौधे लगाए जाएंगे, जिसके क्षेत्र की सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माता श्रीमती बिस्ना देवी के नाम पर पौधा रोपित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है और पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधारोपण करने, जल स्रोतों के संरक्षण और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल में आयोजित कार्यक्रम में नैनीताल जनपद को 96 करोड़ 71 लाख रुपए की 13 विकास योजनाओं की सौगात दी। इसमें 76 करोड़ रुपए की 6 योजनाओं का लोकार्पण और 29.71 करोड़ रुपए की 7 योजना का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने भीमताल में सैनिक और व्यापारियों के लिए बृहदेशीय भवन निर्माण, भीमेश्वर और पशुपतिनाथ मंदिर को मंदिर माला मिशन में शामिल करने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों सरकार की प्राथमिकता है तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। धार्मिक स्थलों को अवैध बताकर की जा रही कार्रवाई के विरोध में देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन ने प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े लोगों पुराने बस स्टैंड से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकालने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोगों में असंतोष और भय का माहौल है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं सरकार का कहना है कि प्रदेश भर में सरकारी और वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है।
हमें संविधान ने आजादी दी है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की, मदरसों में कुरान पढ़ने की संविधान ने हमें आजादी दी है। सरकार मदरसे और मस्जिद खत्म करके संविधान को खत्म कर रही है और हम ये नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना चुनाव साधने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, विकास के नाम पर बिल्कुल खोखले हैं, तो हिंदू मुस्लिम करके अपना चुनाव साधना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा काम कर रहे हैं और ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल जी नहीं है और कोई मुद्दा नहीं, विकास के नाम पे बताए ना कहाँ है। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका विकास होना चाहिए, कुछ मुद्दे को लेके आप ग्राउंड में चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम को लेकर। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 8 जून से BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना कर्म उपलब्ध कराएंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश के करीब 69.60 लाख मतदाताओं को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यदि कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो BLO 3 बार संपर्क करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को स्ट्रेट बॉर्डर लिस्ट प्रकाशित होगी, जबकि 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए ECI ने बुक अ कल विदा BLO सुविधा भी शुरू की है। देखिए 29 मई से हमारे राज्य में SIR का कार्रवाई प्रारंभ हुआ है, जिसके पश्चात हमारे पहले चरण में एनुमरेशन फॉर्म का छपाई का कार्रवाई संपन्न हुआ है। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे राज्य के सभी पोलिंग स्टेशंस का 100% वोटर्स का फॉर्म छपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है और 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में सभी BLOs अपने मतदाताओं से संपर्क स्थापित करेंगे, जिसके लिए उनको घर घर जाने के निर्देश दिए गए हैं। जसपुर में निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चैतन्य यादव ने दावा किया है कि ग्राम मंझारा में स्थापित भगवान महर्षि कश्यप की प्रतिमा का अनावरण जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में किया जाएगा। जसपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तराखंड में लगातार अपना जनधारा बढ़ा रही है और समाज के अधिकारों तथा आरक्षण से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठा रही है। इस दौरान पार्टी संगठन का विस्तार करते हुए कई पदाधिकारी की नियुक्तियों की भी घोषणा की गई। मेरे सेवा को देखते हुए पार्टी ने अपने ध्यान में ला करके प्रदेश प्रवक्ता का पद से मुझे नवाजा गया है राज्य स्तर पर। साथ ही जो मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं, मार्गदर्शक हैं, श्री सोरेन कश्यप जी को मंडल का प्रभार दिया गया है, कुमाऊं मंडल का, जबकि श्री भूपेंद्र सिंह जी को विधानसभा जसपुर 62 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय स्तर मुद्दा है, हम राज्य की राजनीति करते हैं, इस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, जिसके लिए जो लोग अधिकृत हैं वही इस संबंध में जानकारी दे पाएंगे। महंगाई राष्ट्रीय स्तर पर है, हर देश में है। अगर पाकिस्तान से तुलना की जाए तो यहाँ कुछ भी महंगाई नहीं है। वहाँ पेट्रोल कम से कम 450 रुपये लीटर है, यहाँ तो अभी 100 रुपये लीटर हो पाया है। वहाँ गैस सिलेंडर 8,000-7,000 रुपये का मिल रहा है, यहाँ तो अब भी 900 रुपये का है। तो अगर तुलना अन्य देशों से की जाए तो भारत में महंगाई अभी न के बराबर है। खटीमा के झनकैया क्षेत्र में वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फाइबर फैक्ट्री द्वारा वन भूमि पर किए गए 3.44 हेक्टेयर अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान JCB से सीमांकन कर वन विभाग की भूमि को अलग किया गया। वन विभाग का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर यह कदम उठाया गया। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ने प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग की बात कही है। खटीमा रेंज के अंतर्गत झनकैया बीट में ये खटीमा फाइबर्स की जो ये एरिया है, यहाँ पर अवैध रूप से जो हमारी वन भूमि है झनकैया बीट में अतिक्रमण किया गया था, तो इसी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में बेदखली आदेश इनके लिए जारी किए गए थे और इनके द्वारा अपील की गई उच्च स्तर में और अपीली अधिकारी द्वारा भी बेदखली आदेश को यथावत रखा गया। उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई चल रही है। सर मैं ये जो लैंड है इतनी, इसमें ये बताते हैं कि इतनी 4-5 एकड़ ज़मीन जो है इसमें फॉरेस्ट की है, और अगर फॉरेस्ट की है जब तो हमारा उसमें कोई विवाद नहीं है जो है। लेकिन ये जो अतिक्रमण है ये हम लोगों ने नहीं किया, ये हम लोग 2024 में मोगलिस कंपनी इसमें आई है और वो दिवालिया
कंपनियों के जो बोली लगती है उसमें हम लोग आए। श्यामपुर के भट्टोवाला क्षेत्र में ग्रामीणों पर हुई फायरिंग के मामले में ऋषिकेश पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं। सीओ तुषार बोरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी बशीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बरामद में संयुक्त अवैध तमचा, कारतूस और खाली खोखा बरामद किया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल विहार नंबर की मोटरसाइकिल भी सीज कर दी है। बताया गया कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का विरोध करने पर आरोपियों ने ग्रामीणों पर फायरिंग की थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। पुलिस अब फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। वहाँ पे बैठ के शराब, इस बाहर के युवक थे जो इधर ही रह रहे थे, तो वहाँ पे शराब पी रहे थे, जिसके स्थानीय लोगों के द्वारा उसका विरोध किया गया, जिसपे उन्होंने वो वहाँ से उसको उन्हें भगा दिया गया विरोध करने पर, जिसपे वो वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात वो आकर वहाँ पे फायरिंग की घटना करके, जिसमें 2 जनों को घायल कर दिया गया, जिसमें मनीष व्यास और एक जयपाल, उनको घायल कर दिया था। हाथ में और एक पाँव में गोली लगी थी। स्थानीय लोगों ने तत्परता से करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया गया था, वहीं पे मौके पर पकड़ लिया। अब जैसी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत ही मौके पर गई है और घायल जो मुलजिम को पकड़ा गया था उसे तुरंत ही एम्स अस्पताल में भेजा गया उसके इलाज के लिए। थराली विधानसभा के नारायण बगड़ ब्लॉक में 15.43 करोड़ रुपए की लागत से बनी कंडवाल गांव फलोड़ी सड़क को लेकर ग्रामीणों में गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कागजों में सड़क निर्माण कार्य पूरा दिखाकर भुगतान भी कर दिया गया, जबकि धरातल पर सड़क अधूरी और बदहाल है। 12.50 किलोमीटर लंबी सड़क पर अधिकांश हिस्सों में डामरीकरण नहीं हुआ है और कई निर्माण कार्य भी अधूरी है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार को खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। के भी और नलगांव से देखो, नलगांव से और बमियाला तक अभी मतलब पूरा अधूरा काम है रखा अभी। और जो अभी क्या है कि एक बार दुर्घटना में घटी है यहाँ पे, और डामर भी अभी पूरा मतलब 1-1.5 किलोमीटर लगभग हो रखा है, और 12.5 किलोमीटर रोड तो बनी है पर लेकिन बहुत तीन स्थिति में है कि तो शुरुआत से इस पे डामर ना डाला तो डामर तो थोड़ा डाला था वो 1-1.5 किलोमीटर, वो भी आधा पूरा वो खड़ गया वो। फिर इसमें थोड़े 2 छोटे से पुलिया भी है, वो भी सारा अभी तो बनाया नहीं उन्होंने, जो मतलब PMGSY जो बना रही हैं वो अभी वो बने नहीं हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है रोड की। अगर स्थिति को देखा जाए तो ना तो रोड पे प्रॉपर डामरीकरण है, ना तो स्क्रैप बने हुए हैं, ना तो नालियां हैं, और बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और सबसे बड़ी एक मूलभूत समस्या ये भी है, ये पूरे गांव की कनेक्टिविटी जो हमारा क्षेत्र है, 5-6 गांव इसमें आते हैं, तो बरसात में अगर रोड बंद हो जाए तो अब तो पैदल रास्तों की भी स्थिति खत्म है और आदमी पैदल भी आने जाने की बड़ी दिक्कतें हैं इस रोड पे। खटीमा में आई भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। खटीमा मझोला रोड पर नेशनल हाईवे के किनारे कई बड़े पेड़ और बिजली के पोल गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है और हजारों यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। तेज हवाओं के कारण कई कच्चे मकान और टिन रोड भी क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। एक डंपर पर भी विशाल पेड़ गिर गया, हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से सड़क से पेड़ हटाकर यातायात को दोबारा सुचारू किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। भैया 3:45 बजे के यहाँ फंसे हुए हैं जी, और पेड़ आगे भी गिरे हुए हैं, पीछे भी गिरे हुए हैं, गाड़ियों का बहुत जाम लग गया है, बहुत बुरा हाल है। अभी JCB आई और वो आए कि नाम मशीन लेके, तो ये थोड़ा इतना खुला है, 2 से सवा 2 घंटे जाम, सवा 2 घंटे। अभी भी तो कुछ खुलने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि इधर मैं समझता हूँ खटीमा तक पहुँच गया होगा जाम, इधर न्यूरिया से आगे तक पहुँच गया होगा, इतना लंबा जाम हो गया। यातायात बाधित हो गया है, सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और इसमें कई बसें फंसी हुई हैं, लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं पेड़ काट के निकालने की। अभी आधे घंटा और संभावना बनती है। खटीमा में वरिष्ठ भाजपा नेता और छात्र महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गणेश ठकुराठी ने मिशन 2027 को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
ठकुराठी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार ने सकारात्मक कार्य किए हैं और कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के प्रति जनता का विश्वास लगातार कम हो रहा है, जबकि भाजपा के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री का निर्णय होगा, जिसे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करेंगे। और तमाम शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, जो पलायन के जो समस्याएं हमारी सरकार के द्वारा हल करी गई हैं, तमाम तरह एम्स यहाँ पर खोले गए हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोले गए हैं, तकनीकी शिक्षा के यहाँ पर विद्यालय खोले गए हैं, पलायन यहाँ से जीरो हो चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सरकार तीसरी बार जनता के द्वार जा रही है और विपक्ष का जिस प्रकार से नकारापन उनका जनता के प्रति रहा है और उनका दिन प्रतिदिन उनका जो ग्राफ कम होते जा रहा है, क्षेत्रीय दलों का ग्राफ इस बार से कम होते जा रहा है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित कालीघाट क्षेत्र का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा के बाद जमा हुए मलबे को हटाने के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और जिलाधिकारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गणेश जोशी ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जमा मलबे को अगले 15 दिनों के भीतर पूरी तरह हटाया जाए और भविष्य में नुकसान से बचाव के लिए उसका वैज्ञानिक तरीके से चैनलाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित परिवार के सुरक्षित पुनर्वास के लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने और जोखिम वाले क्षेत्र में रह रहे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मांग कर रहे हैं। देखिए, निश्चित ही इनकी मांग जायज है। जिस प्रकार से ये मकान दोनों तरफ से नदी से घिरे हुए हैं, कभी भी कोई घटना घट सकती है और जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मैंने जिलाधिकारी को निश्चित कर दिया है कि इनका विस्थापन। रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस करने के बाद स्वास्थ्य विभाग यहां अब और सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी में है। विभाग के अनुसार अस्पताल में भविष्य में आईसीयू, एनआईसीयू, अल्ट्रासाउंड और ऑक्सीजन कंडेंसेशन जनरेशन प्लांट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रायपुर अस्पताल के बाद जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यकलाप की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा और भी हमारे जैसे अभी डोईवाला का भी प्रस्ताव चल रहा है कि उसको भी अपग्रेड किया जाना है, 50 बेड में अपग्रेड किया जाना है। इसी तरीके से हमारा जो बालावाला है, बालावाला को भी जो है नई भवन बनना है, CHC बननी है वहाँ पे, तो वो भी उसका चल रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं त्यूरी में भी हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है, वो निर्माणाधीन है, वहाँ पे यही चल रही है। डाक पत्थर का 50 बेड का अस्पताल वो बन चुका है, उसका जो हैंड ओवर भी उसका हो चुका है, वहाँ भी पदों के सृजन के लिए शासन को उसमें लिखा गया है। तो ये लगातार जो है प्रयास चल रहे हैं। माननीय विधायक रायपुर के द्वारा भी, इनके द्वारा भी यहाँ पे मालदेवता को और नेटवर्क को अपग्रेड करने के जो है बारे में निर्देश दिए गए हैं। तो वो उस संबंध में भी जो है शासन को पत्राचार जो है किया जा रहा है कि किस तरीके से उसकी स्वीकृति मिलने में उसमें उनकी कार्रवाई की जाएगी। आगामी मानसून सीजन और संभावित आपदा परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी यूकाडा ने विशेष तैयारियां की है। 4 धाम यात्रा में सेवाएं दे रही प्रत्येक हेली कंपनी द्वारा यूकाडा को 10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन घंटों का उपयोग आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों में साथ साथ मेडिकल इमरजेंसी और दुर्गम क्षेत्र में फंसे यात्रियों की सहायता के लिए किया जाएगा। यूकाडा के CEO डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि हेली कंपनियों के चयन के दौरान ही इस व्यवस्था को टेंडर का हिस्सा बनाया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित हवाई सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था 4 धाम यात्रियों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। उत्तराखंड के जितने भी इलाके जहां से 4 धाम चल रही है और हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी बराबर बनी हुई है, तो जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश से बीमार पड़ रहे हैं या उनको जल्दी से हॉस्पिटल की जरूरत
पड़ती है, तो उनको वहाँ हिली एरिया से और केदारनाथ जैसी जगह से उतारा जा रहा है, और ताकि उनको सही जगह समय से पहुँचाया जा सके। इस संबंध में हम लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में या जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था जिसमें 10 आवर्स पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में या इमरजेंसी सिचुएशन होती है मेनली, जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इश्यूज़ या एज लोगों को कई बार मेडिकल इमरजेंसी में हमें वापस नीचे लाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से, तो इस संबंध में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तराखंड को एक साथ 4 अवार्ड प्रदान किए। कम उपभोक्ता वाले राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड सबसे अधिक आवेदन, सबसे अधिक सोलर इंस्टॉलेशन, सबसे अधिक निरीक्षण और सबसे अधिक विक्रेता पंजीकरण के मामले में देश में अव्वल रहा। यह सम्मान यूपीसीएल के प्रबंध निर्देशक GAS बुनियाद ने प्राप्त किया। इसे राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जो केंद्र सरकार की PM सूर्यघर योजना है, जिसको हम लोग मुफ्त बिजली योजना भी कहते हैं, उसमें उत्तराखंड उसमें जो है पूरे जो है राष्ट्रीय स्तर पर 2 कैटेगरी होती है, एक पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी और अन्य कैटेगरी। तो पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में वीकली जो है मॉनिटरिंग के बाद एक उनका मेरिट तैयार होता है। तो पिछले 2 सप्ताह से हम लोग प्रथम स्थान में हैं, एक खुशी की बात है। और PM सूर्यघर में हमें जितना भी लक्ष्य मिला था उससे हमने ज़्यादा अचीव किया। उत्तराखंड लाइव को यही रखती हूँ। नमस्कार।